है। आपने मधुशाला पढ़ी है? मधुशाला मैंने पूरी नहीं पढ़ी यार, थोड़ी पढ़ी है, शुरू शुरू में पढ़ी थी मैंने। अभी रिसेंटली मुझे किसी शो में किसी दोस्त ने दी थी, हाँ। तो मैंने शुरू की थी। फिर उसके बाद मैं आपको मजा आ दूसरी जाएगा। किताब में मैं पढ़ूंगा। मैंने शुरू तो किया यार, कुछ तो आई थिंक 15-20 पेजेस शुरू शुरू के पढ़े थे मैंने, बट कभी ढंग से पढ़ूंगा तो आई थिंक वो चीज़ कुछ मधुशाला की कोई एक पोएम पुल आउट करना। मधुशाला में हरिवंश राय जी बच्चन हाँ हाँ। नशे का मार्ग बता रहे हैं सत्य की ओर। अच्छा जैसे प्रेम का मार्ग हो गया, भक्ति का मार्ग, ये सब मार्ग होते चले गए ना। नशे का मार्ग क्या है? अच्छा। और नशा में मधु शराब नहीं है, प्रेम है, प्रेम की नशा है। समझ रहे हो? वो हाँ, उसके लिए सब्सटेंस की जरूरत नहीं है बीच में। सही बात है। और वो जो कविताकार है भाई, मतलब मेरी शायद पहली पूरी जो मैंने हिंदी कविता पूरी पढ़ी थी शुरू से अंत तक, आज भी मेरी कॉपी पता नहीं यहाँ ऑफिस में रखी है, घर वाले ऑफिस में फोल्डेड है कि ये क्या लिख के गए हैं भाई। कई बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो जितनी बार पढ़ो उतनी ही बार नया मिलता है। आई नो, एंड दैट इज हाउ यू नो समथिंग ब्यूटीफुल हैज बीन क्रिएटेड। सही में यही होता है। मदरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पद से जाऊं असमंजस में है वह भूला भाला। अलग अलग पद बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। क्या बात है। यहाँ से शुरू होती पढ़ूंगा है इसको मैं, है ना। कितने ये तो ज्यादा बड़ी भी नहीं है, आप एक फ्लाइट में पूरी पढ़ दोगे, है ना। पढ़ूंगा यार मैं। वही है ना, मैं ज्यादातर क्या हो रहा है कि जब से शुरू जब किया ना मैंने पढ़ना, मैंने कोई और भी लगभग ढूंढना, चीजें sorry, हाँ। तो मैंने ऐसे काफी मतलब हिंदी जो साहित्य में ना, हाँ। तो पहले क्या मैं शुरू में तो मैंने बचपन से तो हम लोग ये सब प्रेमचंद और ये सब पढ़ते थे, और उसके बाद बीच में एक दौर आया था जब खालिद हुसैनी और जो इंग्लिश कुछ नॉवेल्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज मुझे बहुत पसंद है। जैसे कौन सी बताते रहो नाम, एग्जांपल। जैसे खालिद हुसैनी की तो सबसे पहले मैंने काइट रनर पढ़ी थी, वहाँ से मैं कहीं ना कहीं वापस मेरा एक इंटरेस्ट जागा कि यार मैं ये सब पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर उनकी जो भी 2-3 और किताबें हैं, 1000 स्प्लेंडिड सन्स है, एंड द माउंटेन सी कोड, वो पढ़ी। फिर मैंने 1-2 पॉलो कोएलो, हाँ वो तो पढ़ी है ना, उनकी भी कुछ किताबें पढ़ी है। तो ऐसे रिचुअल होता है ना। हाँ, उसके बाद मैंने उनकी और भी पढ़ी थी, बहुत सारी पढ़ी हैं। मैंने भी बहुत पढ़ी है ना, उनकी लगभग किताबें मैंने पढ़ी थी। हाँ, पता नहीं क्या। I sat by the river, राइट 11 मिनट पढ़ के तो मैं स्कैंडलाइज हो गया था भाई। आपने पढ़ी है 11 मिनट? भाई वो था असली 50 शेड्स ऑफ ग्रे मेरे लिए भाई, वो गजब ही चीज़ है। पर मुझे वही ना, पता है क्या, वो एक टाइम था जब मुझे ऐसी चीज़ें पढ़ना पसंद था जो थोड़ा सा चीज़ों को बड़ा ही गहराई से देखती है, गहराई वाले में बताते हैं। फिर मेरा एक दौर आया जो चीज़ों को रॉ सीधा एकदम तमाचे की तरह बताते हैं, जैसे खुशवंत सिंह हो गए। एक दौर आया था जब मैं खुशवंत सिंह को बहुत पढ़ता, उनकी भी कंपनी ऑफ वुमेन है, दिल्ली करके उनका एक नॉवेल है भाई। दिल्ली की जो हिस्ट्री को जो वो बंदा मतलब बड़ा ही, मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मैंने पढ़ा नहीं कभी। वो बहुत ही फियरलेस राइटर है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बंदा बहुत गजब आदमी है। फिर इनको मैं पढ़ने लग गया, बता रहा हूँ ना, जैसे नागार्जुन, ये जो एक पोइट्री, हिंदी पोइट्री का एक अलग दुनिया है, नागार्जुन, केदारनाथ, और पाश में बता रहा था, पाश की बात बता रहे थे। पाश विद्रोही जी, जो रमाशंकर यादव विद्रोही हैं, मतलब ये सब मैं पढ़ने लग गया। कहीं ना कहीं बुकॉस्की ये मुझे अट्रैक्ट करने लग गए, जो बड़ा नहीं होता, जो उसकी बात करते हैं कि डाउन ट्रोडन। बुकॉस्की, या मैंने गलत पढ़ा है? नहीं, बुकॉस्की क्या है ना कि भाई जो, वही तो कह रहा हूँ, उन्हें वही देखा है भाई, वो दारू पिया है, वो उन्हीं जगहों पे रहा है जो बोलते हैं ना डाउन ट्रोडन। वो एकदम वो लिखता है कि गटर के पास जिंदगी कैसी है। मतलब मुझे लगता है कि वो बंदा चीज़ों को वो नहीं करता, शुगर कोट नहीं करता। तो वो एक टाइम के बाद ना मुझे ऐसी राइटिंग पसंद आने लग गई, क्योंकि मंटो हो गया, जैसे अपन बोले, मंटो मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट किया। तो कहीं ना कहीं इन सब लोगों ने मुझे बड़ा ये किया कि जो है उसको वैसे ही क्यों ना कहा जाए। भाई बुरा लगेगा एक बार के लिए बंदे को, अजीब भी लगेगा, ऑकवर्ड भी होगा, बट वो इमोशन ठहरेगा उसके साथ में, और उसको क्या शुगर कोट करना, भाई जो है वो है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मैं काफ़ी, मेरी जो राइटिंग है ऐसी हो। पाश को जब पढ़ा मुझे लगता है मैं पाश अब मेरा सबसे फेवरेट है पाश तो यार कुछ बैकग्राउंड दो पाश पे, कौन है पाश? जो है पंजाब के कवि थे, अवतार सिंह संधू उनका नाम था, और ये है पाश, ये आ गए, है ना भाई। इनका देखो उधर, इसका टाइटल ही देख लो, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। भाई इनको कुछ 37 साल की उम्र के, 37-38 में गोली मार दी थी इनको। ये क्रांतिकारी कविता थी क्या काफी? ये भाई गजब कविता, ये इनकी कविताएं मैं आपको अगर प्लीज सुनाता हूँ बिल्कुल। इनकी ना, मेरे पास एक ये पढ़ूं मैं तब तक? ये पढ़ो। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप से जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता
कपट के शोर से, यार आप ही पढ़ो, मेरे को इसका लह नहीं समझ आएगा। ओके हाँ, मैं पहले पढ़ी नहीं है ना। सबसे सहमी सी चुप में पकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पड़ना, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। आगे बढ़ाओ, नीचे करो, अग्री कर दो। हाँ। है ना। अब ये देखो, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मतलब ये है जो एक मैंने इनकी जो एक कविता है जो मुझे बड़ी पसंद है, मैंने उसका फोटो लेके रखा हुआ था। सबसे खतरनाक हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी होती हो। है ना भाई। मैं बताता हूँ एक चीज़ और, इनकी एक कविता है तीसरा महायुद्ध। हाँ। मुझे बड़ा मस्त लगा वो, है ना। अच्छा। कि कचहरियों के बाहर खड़े बूढ़े किसान की आंखों में मोतिया बिंदु उतर आएगा, शाम तक हो जाएगी सफ़ेद रोजगार, दफ्तर के आंगन में थक रही ताजी उगी दाढ़ी, बहुत जल्दी भूल जाएगा पुराने ढाबे का नया नौकर, अपनी माँ के हमेशा ही धुत मैले रहने वाले पौने की मीठी महक, ढूंढता रहेगा किनारे सड़क के वह निराश ज्योतिषी, अपने ही हाथ से मिटी हुई भाग्य रेखा, कार तले कुचले गए और पेंशन लेने आए पुराने फौजी की टूटी हुई साइकिल, तीसरा महायुद्ध लड़ने की सोचेगी। तीसरा महायुद्ध जो नहीं लड़ा जाएगा अब जर्मनी और भाड़े के टट्टुओं के बीच। तीसरा महायुद्ध सीनों में खुर रही जीने की बादशाहत लड़ेगी। तीसरा महायुद्ध गोबर से लिपी छतों की सादगी लड़ेगी। तीसरा महायुद्ध कमीज से धुल न सकने वाली बरोजे की छींटें लड़ेंगी। तीसरा महायुद्ध पेशाब से भरी रुई में लिपटी कटी हुई उंगली लड़ेगी। और हाँ, जुल्म के चेहरे पर चमकती बनी संवरी नज़ाकत के खिलाफ, धरती को कैद करना चाहते चाबी के छल्ले के खिलाफ। तीसरा महायुद्ध कभी ना खुलने वाली मुट्ठी के खिलाफ लड़ा जाएगा। कोमल शामों के बदन पर रेंगने वाले सेह के कांटों के खिलाफ लड़ा जाएगा। और अब जो आखिरी दो लाइन है भाई, जो मेरे फेवरेट है, कि तीसरा महायुद्ध उस दहशत के खिलाफ लड़ा जाएगा जिसका अक्स दंदियाँ निकालती मेरी बेटी की आंखों में है। समझे? नहीं समझा। जैसे कोई दांत नहीं निकालता कुछ छेड़ के, अच्छा ठीक कमेंट पास करके, जिसका रिफ्लेक्शन मेरी बेटी की आंखों में है। तीसरा महायुद्ध उसके दहशत के खिलाफ लड़ा जाएगा। तीसरा महायुद्ध किसी फटी सी जेब में मसल दिए गए उस छोटे से संसार के लिए लड़ा जाएगा। ओ भाई, और ये ऐसी है ना इनकी भाई, मैं बता रहा हूँ हर आदमी को जिसको लगता है, जो एकदम ऐसे लगेगा कि आपने एकदम क्या ही पढ़ लिया भाई, जिसको ऐसी कविताएं पसंद, जिसको मंटो पसंद है, जिसको पीयूष मिश्रा पसंद है, कहीं ना कहीं मेरी राइटिंग पसंद है, विद्रोही जी की राइटिंग पसंद है, तो पाश तो पढ़ना ही चाहिए। वो पंजाबी में लिखते थे, ये हिंदी ट्रांसलेटेड है भाई, ट्रांसलेशन भी बड़ी अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। मतलब मैंने उनकी पंजाबी वाली भी सुन ली है मैंने ढूंढ के, तो सेम है सारा। जो इनके इसमें ये बंद मुट्ठी का मेटाफर है, ये कितना इंटरेस्टिंग वो है, हेल्पलेसनेस, और ये जो सपने के मरने की बात कर रहे हैं, ये ऐसी कई चीज़ों में तो है भाई, ऐसे कई ये लाइनें लिख जाते हैं कि मैं कई बार खुद सोचता हूँ कि यार, जैसे गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे, उनको भी कहीं ना इनकी कुछ कविताओं में वो सब चीज़ें हैं कि भाई मैं कभी भी मर सकता हूँ टाइप का। मतलब कुछ कविताओं में जो उनकी जो प्यार मोहब्बत पे भी है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है भाई। तो इनको मार दिया था क्या? हाँ, इनको मार दिया था, और इनके ऊपर कुछ वीडियोस भी पड़े हैं, मुझे बहुत पसंद है। और कविताओं के लिए ही मार दिया था भाई? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये उस ज़माने में बहुत क्रांतिकारी होने लगे थे। और जैसे कि होता है भाई, इनकी एक लाइन भी है कि समय अपना नहीं है दोस्त, अपने तो सिर्फ गीत हैं, ऐसे करके है। बहुत है मैं एक कुछ लाइनें और है, मैं ऐसे सुनाता हूँ आपको, चाहे इसमें रहे ना रहे, कि मुझे चाहिए कुछ बोल जिनका एक गीत बन सके, मुझसे छीन लो मुझसे यह भीड़ की टेंटें, जला दो मुझे मेरी कविताओं की धूनी पर, मेरी खोपड़ी पर बेशक खनकाएं शासन का काला डंडा, लेकिन मुझे दे दे कुछ बोल जिनका एक गीत बन सके। मुझे नहीं चाहिए अमीन सायानी के डायलॉग, संभालो आनंद बख्शी, आप जाने लक्ष्मीकांत, मुझे क्या करना है इंदिरा का भाषण, मुझे तो चाहिए कुछ बोल जिनका एक गीत बन सके। मेरे मुंह में ठूंस दे यमले जट की तुम्बी, मेरे माथे पर घसीट दें टैगोर का नेशनल एंथम, मेरे सीने पर चिपका दे गुलशन नंदा के नॉवेल, मुझे क्यों पढ़ना है जफ़रनामा, अगर मुझे मिल जाए कुछ बोल जिनका एक गीत बन सके। मेरी पीठ पर लाद दें वाजपेयी का बोझिल बदन, मेरी गर्दन में डाल दें हेमंत बसु की लाश, मेरी गाँव में दे दे लाला जगत नारायण का सिर। जो उन्होंने वो डॉट कर रखा है, बट किस में देंगे तो वही होगा ना, है ना, जगत नारायण का सिर। हाँ। चलो मैं माओ का नाम भी नहीं लेता,
लेकिन मुझे दे तो सही कुछ बोल जिनका एक गीत बन सके। मुझे पेन में शाही ना भरने दो, मैं अपनी लौह कथा भी चला देता हूँ। इनकी पहली किताब थी कि मैं अपनी लौह कथा भी चला देता हूँ, मैं चंदन से भी कट्टी कर लेता हूँ, इनके राइटर फ्रेंड था। और अगर मुझे दे दे कुछ बोल जिनका एक गीत बन सके, यह गीत मुझे उन गूंगों को देना है जिन्हें गीतों की कद्र है, लेकिन जिनका आपके हिसाब से कोई गाना नहीं बनता। अगर आपके पास नहीं है कोई बोल, कोई गीत, तो मुझे बकने दो जो मैं बकता हूँ। मतलब है कुछ चीज़ है भाई, मेरे को इतना मूव किया है ना, जब पढ़ रहा था तो मैंने खुद इतनी सारी कविताएं लिखी। मतलब कुछ ना कुछ ट्रिगर कर देते हैं आपके अंदर वो चीज़ें जो आप लिखना चाहते हो। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा शायद मैं क्योंकि जैसे मैं अमेरिका पढ़ा ना भाई, तो वहाँ पे जो कॉलेज में आदमी पढ़ाई करता है लिटरेचर वगैरह की, वो सारी अमेरिकन लिटरेचर था। तो आप काफ़ी हद तक पढ़ते हो जो इनका सिविल सारा सिचुएशन था, ब्लैक्स का। अच्छा, मैं जिस एरिया में रहता था वो फ्रेडरिक डगलस वहीं रहते थे, इस टाइप का सिस्टम था, ठीक है। तो मेरे को याद है शायद मैं फ्रेडरिक डगलस ही पढ़ रहा था, वो इस बारे में बात करते हैं। कौन बात करता है कि देखो आप इंसान से कुछ भी छीन लो, पर जब तक इंसान की मर्जी उसके पास है ना, वो आज़ाद है। सही बात है। आप उसे जेल में बंद कर दो, उसे खाना मत दो, पर जब तक इंसान की मर्जी उसके पास है, इंसान आज़ाद है। जहां आपने उसकी मर्जी छीन ली, वहां इंसान की आत्मा मरनी शुरू हो जाती है। जैसे ये यहाँ कह रहे थे ना कि सपने, सपनों का मर जाना, जैसे ही ये सपना मर गया, क्योंकि आदमी की इंटरनल फ्रीडम उसकी लास्ट फ्रीडम है। सही एक्सटर्नली कुछ भी ले लो। हाँ, जैसे इसका एक और मैं रेफरेंस देता हूँ, मैंने वो पढ़ी थी द स्ट्रेंजर करके है कामू की, है ना। हाँ, तो उसमें वो जेल में जब उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वो बोल रहा है कि मुझे जब जेल में डाल दिया, वो ऐसा बंदा था जिसको लगता है कि जो हो रहा है टाइप का ना, कि मुझे जेल में डाल दिया। तो शुरू में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी तो हो गई कैद, लेकिन मेरे विचार जो थे एक आज़ाद आदमी के थे। तो मेरा मन करता था कि शाम को मैं जाके वहाँ पे जाके बीच पे वॉक करके आऊँ, जो अपने को होता है, मैं गेड़ी मार के आऊँ, मैं चाय पीऊँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता था। तो मुझे बड़ी तड़प होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं धीरे जेल में ही था, तो मेरे विचार भी अब कैदी जैसे हो गए कि शाम को 6 बजे जो है हमको गेम का ब्रेक मिलेगा, शाम को 10 बजे खाना मिलेगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि 10 बजेंगे तो खाना मिलेगा। तो जब मेरे विचार भी कैदी वाले हो गए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे पूरी जिंदगी रखो जाए, है ना। अरे वो भी एक अलग चीज़ है भाई, कभी पढ़ना यार। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितना मैलेबल होता है इंसान, क्यों बोलता है। मतलब एक नाइटमेयर होता है, जेल में बंद हो गए, बाहर नहीं देख सकते, बट इंसान उसमें एडजस्ट कर जाता है। मैं अभी रिसेंटली एक जेलर है, तिहाड़ के जेलर है, बड़े फेमस, सुनील गुप्ता जी, जिनके लाइफ के ऊपर एक नेटफ्लिक्स ने शो निकाला ब्लैक वारंट करके। तो मैं नेटफ्लिक्स ने मेरे को बुलाया इसका पॉडकास्ट करने के लिए, प्रमोशनल, और सुनील गुप्ता जी मेरे पिताजी के दोस्त निकले कहीं और से, ये हमें बात पता लगी। तो मैं उनसे काफ़ी देर बात करी और मैंने वो शो भी देखा। बहुत अच्छा शो है, हाईली रिकमेंड। जहान कपूर हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब प्लेइंग सुनील जी। बट वो मेरे को ऐसी बातें उन्होंने मेरे को बताई, कहते बेटा जितना सुंदर जेल है ना, तुम्हारा घर नहीं है। और मैं कह रहा हूँ आप ये सच कह रहे हो या फिर आप फेंक मार रहे हो? कह रहे हमारे पास पूरा दिन काम क्या, गार्डनिंग ही तो करनी है। अच्छा, तो ऐसा सजा रखा है, और कह रहे सिस्टम्स पूरे लेड आउट होते हैं अंदर, प्रॉपर वीआईपी को किस तरीके से ट्रीटमेंट, ये सब लाइक इट इज अ होल इकोस्फीयर, है ना। अंदर अलग जानवर मोर निकल के आते हैं। हाँ, प्रॉपर सिस्टम बना रखा है। बट वही ना, वो आज़ादी वाला ही तो गेम है ना। मुझे जेल से याद आया, मैं जैसे अपने को सफ़र में बड़े अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो एक बार मुझे एक बंदा मिला, उसने जेल काटी हुई थी, लेकिन अब उसने सब छोड़ छाड़ के वो कैब ड्राइविंग करने लग गया। तो मेरा लंबा सफ़र था उसके साथ। यहाँ से मैं गया था जिम कॉर्बेट एक शो करने, तो वो मेरे साथ था। और भाई ऐसे बंदा एकदम, तो गाड़ी में पीछे लट वट भी धरे हैं, और मैं कहा यार ये बंदे के साथ कुल्हाड़ी भी है, कहीं दफनाना पड़े तो। सिर्फ लट धरे हैं तो नहीं, बंदा बड़ा प्यारा सा था, है ना। हाँ, वही थोड़ा सा लगा ना यार, लट वट धरे हैं, बट कहीं ना कहीं बंदा स्वीट सा था। और मैं कहा मैं ऐसे काम ही नहीं करूंगा जिससे कि इस बात पे बात है। खैर मैं बैठा, क्या पता शौकिया हो। फिर भाई एक ही जान है, अल्लाह ले गया मोहल्ला लगा। खैर भाई मैं बैठा और हमारी बात होने लग गई। तो मेरे को भी बड़ा कीड़ा रहता है सब चीज़ें खोदने का कि क्या है। तो उस बंदे से भाई, वो आज तक मुझे याद है कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि भाई जेल में ना दो तरह के लोग हैं। अगर एक बंदा जो कुछ प्री प्लान करके मर्डर करके आ रहा है, कुछ बैर से, कुछ कारण से, मान लो किसी ने किसी के पाप को कूट दिया, उसने जाके उसको पेल दिया, वो मर गया गलती से, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है जिसका ऐसा कारण है कि बहन को छेड़ दिया, जाके गोली मार दी या समथिंग। कह रहा वो बंदा जेल काट लेगा एक बार के लिए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मन में ना वो अपने आप को ये रहेगा कि मैंने सही करा जो करा, मैंने एक वजह से किया, वो वजह पकड़ लेगा। पर कहता है जेल काटना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो
गलती बहुत से। ही छोटी सी चीज़ से, जैसे होता है कि ट्रैफिक में गाड़ी अड़ गई, स्क्रैच है, फुद्दू सा स्क्रैच है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है वो, क्या है वो, मतलब कुछ भी नहीं है, तो वो उतरा है और तू मैं उसने उसको लठ मार दिया, वो मर गया। अब वो पूरी जिंदगी ये सोचता रहता है कि यार मैं गलती कर गया। इतनी बड़ी तो बात भी नहीं थी, वो एक स्क्रैच का था, मतलब कुछ भी नहीं था, गाड़ी भी चली जाए क्या ही था, जीवन तो जीवन है, चलता रहता है। तो कहता है उनके लिए जेल काटना बहुत मुश्किल है, जो एक छोटी सी चीज़ में आवेश में आके वो कर देते हैं, जो हम आप कहते हैं ना गुस्से वाला, गुस्सा ज़रूरी है, बट गुस्सा कितना लेवल तक चाहिए तुमको, अपना आपा खो दोगे तो वो उस बंदे की जो ये सब बातें मैं सुन रहा था भाई, मैं तो काँप गया भाई, मज़ा आ गया देख। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ की भाई, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़ा सोचो यार, आई मीन कि इसके लिए हम कितना खोने को तैयार हैं, ये जो थॉट है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.